हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज हम लोग हिस्ट्री बिहार टेक्स्ट बुक का यानी कि बिहार गवर्नमेंट का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो आप बिहार के विद्यालयों में चलता है। और ये छठा चैप्टर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 90 दिन आपके पास हैं। और ये आपका एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई में लास्ट वीक में हो सकता है, तो बहुत कम समय में है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो को प्रोवाइड करें। और हिस्ट्री के साथ साथ अब हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को भी साथ में लेकर चलें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेली 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये हिस्ट्री छठा क्लास है, ये हमारा 6th क्लास का छठा चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। जीवन के विभिन्न आयाम, इसमें हम जो अंडरलाइन करेंगे वो समझिए कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है कि याद कीजिए कि एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो, और उनसे पूछिए कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे? अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था कब हुआ था? लगभग आज से 3700 साल पहले। एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। भारत के किस भाग में? पश्चिमोत्तर भारत में। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में हम वेदों को विशेष महत्व देते हैं। अब वेदों की संख्या, अब देखो, ये है, इन वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या टोटल कितने? 4 है। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है, पूर्व वैदिक यानी कि ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक। देखिए, वैदिक साहित्य को 2 भाग में बांटते हैं, पूर्व वैदिक जिसको कि हम ऋग वैदिक साहित्य कहते हैं, या उत्तर वैदिक साहित्य दूसरा हो गया। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम ऋग्वेद, तो पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम सिर्फ ऋग्वेद को रखते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि पूर्व वैदिक काल का बुक कौन है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम शेष 3, कौन सा बच गया? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद जो है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद रखते हैं। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि ऋग वैदिक काल का ऋग्वेद सिर्फ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सा आ जाएगा? यजुर्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा, अथर्ववेद आ जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण्य है, अरण्यक है, उपनिषद, ये सब हमारा उत्तर वैदिक काल में आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किए हैं। ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। वेद के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति रचे गए मंत्र, प्रार्थना लोगों ने कंठस्थ याद कर लिया। अब देखिए, ये बॉक्स जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इस बॉक्स से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, वेदों की संख्या हमारा कितना है? 4 है। शाम का वक्त है, चाय भी पी रहा हूँ और आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, वेदों की संख्या हमारा कितना है? 4 है। ब्राह्मण की संख्या कितना है? 9 है। अरण्यक हमारा 6 है। उपनिषद कितना है? 13 है। और कुल उपनिषद कितना? 108 है। तो ये बॉक्स आपको याद रखना है। वेदों की संख्या 4, ब्राह्मण 9 है, अरण्यक 6 है, और प्रारंभिक उपनिषद 13 है, और कुल उपनिषद कितने? 108 है। अब देखिए, वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद को श्रुति यानी कि सुना हुआ भी कहते हैं। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जो संस्कृत को भाषा को पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग था, यानी कि भिन्न था। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी खुद को आर्य कहते थे। देखिए, इन वेदों की जो रचना करते थे खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास और दस्यु के बारे में, आर्यों के जो विरोधी थे उसको दास या दस्यु कहा जाता था, के बारे में आप आर्यों के देवताओं श्रद्धा न रखने वाले, यज्ञ न करने वाले थे, और उन्हें आर्यों के का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद वह दूसरी भाषा बोलते थे। अब देखिए, हमको देखना है कि आर्य कौन थे। तो देखिए, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति का समूह। आर्य का मतलब क्या है? एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है, जो सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया था
और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति का निर्माण किसने किया? आर्यों ने किया। अब देखिए भारूपीय भाषा वर्ग। संस्कृत भाषा भारूपीय यानी कि भारत और यूरोप का भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी तथा यूरोप की बहुत भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हैं। इन्हीं भाषा परिवार को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके शब्द एक जैसे मातृ संस्कृत है और माँ हिंदी में हो गया, मदर अंग्रेजी में हो गया और मेटर जर्मनी में हो गया। तो देखिए माँ को हम जो है जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं? मेटर बोलते हैं, ये याद रखिए। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातत्व प्रमाण मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ ऐसे बस्तियाँ और पशुपालक कृषक थे जो खास प्रकार के मिट्टी का प्रयोग करते थे जिसको हम चित्रित धूसर रंग के बर्तन कहते थे। तो वैदिक लोग जो चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे, इसीलिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में हम जान सकते हैं। तो देखिए आर्यों की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से भी मिलता है और पुरातात्विक स्रोत दोनों से मिलता है। आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य समूह भारत में आए। वैदिक आर्य कई समूह भारत में। ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थल सप्तसंद की, ये आपको नोट करना, ये आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेदिक आर्य में जो था निवास स्थल सप्तसंदव शब्द का प्रयोग किया गया था। जो आजकल जो है सप्तसंदव में कौन कौन आता? पंजाब, भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते थे। उत्तर वैदिक युग में सप्तसंदव पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आर्य लोग पूरे गंगा यमुना द्वाब में बस गए थे। देखिए उत्तर वैदिक युग में सप्तसंदव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, मतलब उत्तर वैदिक युग में पूर्व की ओर बढ़ा सप्तसंदव प्रदेश से और बढ़ते हुए लोग गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में भी बस गए। और शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में शतपथ ब्राह्मण, ये याद रखिए, शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्यों का जो है फैलाव उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। तो इसमें क्या गंडक नदी तक हो गया था और हमारा शतपथ ब्राह्मण की से जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए सप्तसंदव है। सप्तसंदव में 5 नदी उसकी सहायक नदी। सप्तसंदव कितनी नदी है? 5 उसकी सहायक, सिंधु है और उसकी 5 सहायक नदी कौन कौन है? सतलज है, व्यास है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सरस्वती है, द्वती नदियों का क्षेत्र। उसका गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र जो है इसमें 2 ही नदी गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कलर वाला सप्तसंदव प्रदेश है। कलर वाला क्या है? हमारा सप्तसंदव प्रदेश है ना। कलर वाला हमारा ये सप्तसंदव प्रदेश आता है, ये सप्तसंदव प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अब आइए, ये अपना भारत का प्यारा भारत है। आइए अब देखिए ऋग्वेदिक काल है ना। ऋग्वेदिक काल क्या है? 1500 से लेकर 1000 BC। इसको याद रखना, ऋग्वेदिक का काल क्या है जी? 1500 से 1000 BC है। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे। यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो था ना, धनी होने का पैमाना क्या था? गाय था। मतलब कि जिनके पास अधिक गाय होता था वो धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गाय को प्राप्त करने के लिए आर्यों के बीच एक दूसरे कबीले में रहने वाले लोग अक्सर युद्ध भी होते थे, मतलब गाय के लिए युद्ध भी होते थे। और गौ रक्षा करने के लिए सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में जो गौ रक्षा के लिए जो था सरदार का या राजन का क्या होता था, और वो जो होते थे बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ऋग्वेदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था क्योंकि राजनीतिक अवधारणा क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य उल्लेख कम ही मिलता था। ऋग्वेदिक काल में जो है राजन एक कबीले का मुखिया से कुछ ज़्यादा वर्ग नहीं था, मतलब कबीले का एक मुखिया होगा उससे बड़ा कुछ नहीं था। अब देखिए कबीला क्या है? कबीले में जो है ना एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे कबीला में। ऋग्वेदिक काल में लोगों की संस्था विदत, देखिए ऋग्वेदिक काल में जो था ना एक संस्था था विदत, इसका बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटा और इसके स्थान पर आ गया सभा। धीरे धीरे विदत का महत्व घटा और इसके स्थान पर आ गया सभा और समिति ने ले लिया। सभा जो था विशिष्ट स्थान था जिसके पास केवल प्रतिष्ठित लोग, यानी कि सभा जो था ना विशिष्ट लोगों का समूह था।
सभा विशिष्ट लोगों का समूह था जिसमें केवल प्रतिष्ठित लोग ही रहते थे, जबकि समिति जो था ना उसे आम लोगों की संस्था था। तो आपको याद रखना, सभा दो था, सभा विशिष्ट लोगों की संस्था था और समिति आम लोगों की संस्था था। और इन संस्थाओं की बैठक में भाग लेना अनिवार्य था। इस संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना क्या था, अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्या का समाधान, आपस में सलाह मशवरा करते थे। और इन संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती, सभा और समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऋग्वैदिक काल में भी महिलाएं भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा, राजा के चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य कुछ सैनिक कार्य भी करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह जब चारा खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। इसी कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं था, बल्कि कबीले के लोगों पर उसका शासन होता था और उसका चुनाव कबीले के लोग मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बचने के कारण खेती भी नहीं होती थी। और हमने देखा कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने रहना पड़ता था और फसल पककर तैयार हो जाता था। मगर कुछ स्रोतों से पता चलता है कि यव यानी कि जौ की खेती होती थी। जौ फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था, इसी कारण फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। कुछ अन्य स्रोतों से पता चलता है कि स्थानीय निवासियों में से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे और इन फसलों के बदले दूध ही आदि वस्तुएं उन्हें देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़ बकरियां भी, देखिए ऋग्वैदिक काल में गाय के अतिरिक्त भेड़ बकरियां भी पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का ही कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में जो भी शिल्पकार थे ऋग्वैदिक काल में, कौन उसमें थे, चर्मकार थे, बढ़ई थे, धातु का काम करने वाले धातु कर्मी और कुम्हार थे। बढ़ई धातु कर्मी रथकार रथों का निर्माण करने की मुख्य भूमिका निभाते थे। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई का एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं द्वारा किया जाता था। बुनाई का कार्य कौन करते थे, महिलाएं द्वारा किया जाता था। लोगों के जीवन प्रकृति पर बहुत अधिक हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवताओं का मंत्रों की रचना की गई थी, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख देवता थे। इंद्र युद्ध का देवता था, अग्नि आग का देवता था, सोम एक पौधा था जिसे एक प्रकार का जो है हम रस तैयार करते थे, पेय बनाते थे। तो आपको इसमें याद रखना है कि इंद्र जो था ना, इंद्र अग्नि का देवता था, ये याद रखना है। सॉरी, इंद्र युद्ध का देवता था, याद रखना है। अग्नि आग का देवता था, याद रखना। सोम एक पौधा था जिससे कि एक पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय के लिए कामना का उद्देश्य की जाती थी। देखिए देवी देवताओं की पूजा जो क्या था, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य किया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी अनाज, देखिए घी अनाज कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। देखिए जब आर्य भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन सा वर्ग था, योद्धा था, पुरोहित था और जनसाधारण था। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग विभेद की स्थिति नहीं थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और आचार पर कल्पना। देखिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की कल्पना की गई, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। अब आइए हम उत्तर वैदिक देखते हैं। उत्तर वैदिक का काल जो है ना, याद रखिएगा, ये है 1000 से 600 BC। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में जीवन सभी पहलुओं पर निश्चित परिवर्तन हो रहा था। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती को मुख्य पेशा बनाया। देखिए ऋग्वैदिक में पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोगों ने पशुपालन के स्थान पर खेती करना शुरू कर दिया, मुख्य पेशा बना दिया। और एक स्थान पर लोग बसने भी, लेकिन एक स्थान पर बसने लगे। कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। इसी काल में जो उत्तर भारत में लौह युग का आरंभ हुआ, लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध क्षेत्रों के लिए, फिर धीरे धीरे कृषि तथा अन्य आर्थिक कार्यों के लिए किया जाने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा आदि स्थानों से लोहे के युद्ध के अस्त्र के अवशेष मिले। देखिए कहाँ कहाँ से मिले, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा से लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले। लोग
कच्चे मकानों में रहते थे, उनकी छत फूस और सरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते थे। देखिए, चित्रित धूसर पात्र जो था वो उत्तर वैदिक काल के बर्तन थे। आप देखिए कथा की पृष्ठ 52 में चित्र पर नजर डालिएगा। जैसा कि इनमें नाम से स्पष्ट होता है, इन बर्तनों की चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखा और इसके ऊपर जो है ना सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति के रूप में होते थे। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे उत्तर वैदिक काल के लोग। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपद को जन्म दिया। देखिए, अब ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे थे उनको मिलकर एक जनपद, उत्तर वैदिक काल में जनपद का जन्म हुआ। जैसे आप देखिएगा, उदाहरण के लिए पुरु और भरत जन मिलकर कुरु जनपद हुआ। दुर्वस और कृवि मिलकर जो पंचाल हो गया। इस काल में कुछ बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जैसे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो होता था। इसमें क्या था, एक घोड़े राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और अगर किसी क्षेत्र में घोड़े जाने दिया जाता था तो इसका मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। और यज्ञ के अवसर पर विजयों तथा अनुगुणगान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा और समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे राजा के परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना उपहार इस काल में अनिवार्य कर दिया गया। मतलब देखिए, बलि जो था ना एक कर था जो कि ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, इसको अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए, उपहार या नजराना क्या है। उपहार, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से संभव होता पाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से नहीं दिया जाता। देखिए, नजराना का मतलब क्या होता है, नजराना देते हैं स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन कर क्या हो जाता है, कर नियमित रूप से आपको देना पड़ता है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसमें विशेष रूप से हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में है। उस समय समाज के कई समूहों में बटा था जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं को जीवन वैभवशाली था, कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता में जीवन बिताते थे, गरीब थे। अब देखिए, पुरोहित जो था, पुरोहित याज्ञिक क्रिया अनुष्ठान क्रिया संपादित कर रहे थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कर। देखिए, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिसे वर्ण कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था और उनका कार्य था वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करना, इसीलिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ग था शासकों का, जिसे कि हम क्षत्रिय कहते थे, जिसका कार्य था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर जो थे वैश्य थे, इसमें वो कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्ण के अंतिम स्थान शूद्र का था, इसका कार्य था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। प्रायः औरतों को भी शूद्रों की समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला शूद्र को वेद का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार। पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता के संतान ब्राह्मण होते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख, देखिए उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा बन गया। जंगलों को जलाकर कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल में गहरी जुताई किया जाता था, संभव हो गया। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले जैसे जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि जानकारी लोगों को थी। धान, गेहूँ, जौ, उत्तर वैदिक काल में जो था धान, गेहूँ, जौ, दाल, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का बल कर्म पर था, दूसरे का बल ज्ञान पर था। यज्ञ संबंधी क्रियाओं को इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजा जो थे अश्वमेध यज्ञ,
वाजपेयी और आसु यज्ञ कराते थे। यज्ञिक कार्यों को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करता था। देखिए, पुरोहित जो है ना यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन कर देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि यज्ञों की विधि किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है, ठीक है ना। पुरोहित कर्मकांड किस में है, तो यजुर्वेद में, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषद को अद्वैत सिद्धांत के देखने में मिलती है। उपनिषद जिसको अद्वैत सिद्धांत देखने में मिलती है। उपनिषद, अब देखिए, उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक। और अब आइए वैदिक कालिक शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों का मूल पाठ कंठस्थ करवाया जाता था, इसीलिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी और इसीलिए विद्यार्थियों के गुरु को आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। आश्रम में कितने वर्षों तक रहना पड़ता था? 12 वर्षों तक। अब देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की एक झलक देखिए चित्र में। देखिए, ये हमारे गुरु जी है और ये हमारे स्टूडेंट भाई लोग सब हैं जो गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। आज से हजारों साल पहले की बात है। भारत में आज ही की तरह पाठशालाएं नहीं थी। आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे जहाँ ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसे ही एक आश्रम आमोद धर्म ऋषि का था। आमोद धर्म ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर भी काम करते थे। आमोद धौम्य के पास धान का खेत था। याद रखिए, आमोद धान के पास किसका घर था? धान का खेत था। इसी उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत में का काम करते थे और ऋषि के शिष्यों में एक था अरुणी। वे दिन में खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उसी दिन वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने अरुचि से कहा कि वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत में मेर न तोड़ दे। अरुणी खेत पर पहुंचा। अरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेर से पानी रिस रहा। उसने मेर पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेर की दरार चौड़ी होती गई और उसकी चिंता बढ़ गई। परंतु खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गई। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया और ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। रात हो गई। अरुणी अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो गए थे। गुरुजी ने अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणी को ढूंढने निकले। खेत के चारों तरफ घना अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देखा तो उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने अरुणी से उठाया और सीने से लगाया। ऐसा था गुरु भक्ति अरुणी। बड़ा होकर वह अरुणी वेदों तथा शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसमें मैं पूरी आपको 7th फेज के लिए मैं पूरी बुक इसमें करवाने वाला हूँ। चलिए आगे हम इसमें देखते। देखिए इस मैप में देखिए, ये जो है ना, एक चीज़ देखिए, लोकेशन क्वेश्चन जो मैप से ही बहुत बनते हैं। मैप बच्चे इसे छोड़ देते। मैप देखिए, आप देखिए बुर्जुम है। बुर्जुम किस इलाके में? कश्मीर के इलाके में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के इलाके में। तो ये पूछ सकते हैं। चिरांद है अपना बिहार वाला इलाका में है। भीमबेटका देखिए मध्य प्रदेश के हैं। ये नर्मदा नदी है, मुंबई है। गोदावरी इनाम गाँव देखिए महाराष्ट्र में। हुशंगी कहाँ? ये सब लोकेशन से भी अब क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको अब अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए हम पढ़ते हैं इनाम गाँव। इनाम गाँव की क्या विशेषता है? इनाम गाँव जो था ना, सबसे पहले तो याद रखिए ताम्रपाषाणी का बस्ती था। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय पश्चिम में एक अलग समाज संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गाँव की पहचान करिए। इनाम गाँव महाराष्ट्र राज्य के घोर नदी के तट पर, याद रखिएगा इनाम गाँव जो कहाँ है? पहले महाराष्ट्र में और घोर नदी के तट पर है। एक ताम्रपाषाणी की बस्ती है। इसी जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल के बीच पहले लोग रहते थे, जो वैदिक कार्यों के समकालीन थे। और इस पुरास्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा के धातु के औजार उपकरण प्राप्त हुए। मतलब कि इनाम गांव से जब खुदाई किया गया तो तांबा के धातु के औजार उपकरण प्राप्त हुए। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी और
गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति होती थी। इनाम गांव के लोग जो है गेहूं, जौ, मटर, मसूर, धान की खेती करते थे और गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उसके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त होती थी। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता कि लोग यह खाते थे। इनाम गांव ताम्रप्रशांत संस्कृति लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया है। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने की वस्तु होती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार, हथियार और गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो आज का क्लास। और थोड़ा ऑब्जेक्टिव चलिए हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 20 में है कि वेदों की कुल संख्या कितने, आप देखिए और बिलाइए बन रहा है कि नहीं। वेदों की संख्या कितनी? 4 है, ठीक है। पुरुष सूक्त में कितने, किस वेद में पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय जो था पशुपालन था। इनाम गांव किस राज्य में है? तो इनाम गांव जो हमारा, इनाम गांव कहाँ है? तो इनाम गांव हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए, आर्यों का विस्तार उत्तर बिहार में गंडक नदी दिखता था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। वैदिक आर्य अनाज पैदा करते थे। क्या? जौ पे अनाज पैदा करते थे। इनाम गांव बस कहाँ है? महाराष्ट्र की में है। और वैदिक कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर हमें वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कंटिन्यू आप चैनल से बने रहें, इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे 6 to लेकर 12 तक के टीचर बनेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव को सब्जेक्ट कंसर्न जो रहेगा तो उसमें बिहार बोर्ड के ही बुक से रहेगा। एनसीईआरटी से नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी है, लेकिन आप देखिएगा कि बिहार बोर्ड जो है एनसीईआरटी को बेस बनाकर बिहार सरकार ने अपनी बुक छपाई, जिससे जो किताब है, ये जो मैं करवा रहा हूँ यही किताब अभी बिहार में चल रहा है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट लेकर चले, क्योंकि वक्त है नहीं। और मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, 2-3 महीने एकदम झोंक दीजिए, दुनिया से कट जाइए। क्योंकि देखिए, ये जो सफलता मिल जाएगी ना आपको, तो इसका आप लाभ लेंगे ज़िंदगी भर, नहीं तो फिर परेशान रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत